मोहम्मद सलीम साहब, दायरे बहुत सारे मसाइल हैं और एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि एक लंबी ट्रांसमिशन है नाजरीन के लिए और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ सामने आए, क्योंकि मुख्तलिफ जो बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं, कि पाकिस्तान में एक फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान को करनी है, क्योंकि जो लॉस मेकिंग इदारे हैं, जब आप एक इंट्रो में प्रोमो देख रहे थे तो उससे पता चलता है कि अगर वहाँ से भी हम पैसे बचा लें तो कितने सारे पैसे वापस खर्च करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप ये बताइए ना कि जो स्टेट के रेट है उसको इन्फोर्स के बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं? यही रिटेलर, यही ट्रेडर क्या दुबई में जाके कह सकता है मैं शटर डाउन कर दूंगा अगर हुकूमत ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया है, मैं नहीं रजिस्टर कराता, मुझे रजिस्टर करा के दिखाओ? या फिर ये हो सकता है जो शब्बरजी साहब बताते थे कि जी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने गया तो एक पॉलिटिशियन आ गया, उसने कहा बेटा तेरे बस की बात नहीं है, तू लगा के दिखा। जब रियल एस्टेट पर गया तो बाजवा साहब आ गए, बाजवा साहब ने कहा कि हमारे तो DHA का काम ही इससे चलता है, ये आप क्या करने लगे कि प्रॉपर्टी रीवैल्यूएट करने लगे, उसकी जो वैल्यूज़ हैं। स्मगलिंग दरमियान में बंद हुई थी, अभी एज ऑफ नाउ अप्रैल के महीने में हालांकि गंदम की कटाई होती है, डीजल की ऑफटेक ज़्यादा होती है, नहीं है, हमें PDL का लॉस होगा क्योंकि फिर ईरान से स्मगलिंग हो रही है, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है, रिफाइनरीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो रियासत की रेट मुख्तलिफ एरियाज में इन्फोर्स के बगैर चल सकते हैं हम आगे? जी, आई थिंक एक बात तो मैं सिर्फ ये सबमिट करना चाहूँगा कि जब हम टैक्स टू GDP रेशो की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एप्पल टू एप्पल जो है वो देखना चाहिए। एक तो ये है कि हमारे यहाँ 20% ऑफ अवर GDP जो है वो टैक्स फ्री है, एग्रीकल्चर जो है, तो हम जो 80% ऑफ GDP पे हम ये 9% को कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 11%। 20% एग्रीकल्चर हो गया, 17% रिटेलर हो गया, 37% बाहर हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना उसका सारा रिकन्सिलिएशन, तो उसको तो आप रिटेलर पे तो टैक्स है ना, कलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ जिस पर टैक्स नहीं है, यानी टैक्स नहीं है ना, एग्रीकल्चर पे तो जो है वो टैक्स नहीं है और आपके उस पर वो प्रोविंशियल है। और हमारा दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि हम जो कंपेयर करते हैं इंडिया से, जो फेडरल टैक्स टू GDP है उसको कैलकुलेट करते हैं, उनका जो है वो प्रोविंसेस और उनके स्टेट शामिल हैं, तो वो शामिल करके करते हैं, तो जब हम इनको शामिल करेंगे तो हमारा रेट जो है वो कंपेरेबल बेहतर हो जाएगा। शायद बहुत बेहतर नहीं होगा क्योंकि दो चीज़ों बहुत बेहतर नहीं होगा के बाद, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद रेट इज विद द प्रोविंसेस इन दिस कंबाइंड फेडरल रेट इज 7.5। उसको जो है जो प्रोविंसेस पर जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन उसका प्रेशर नहीं है उस तरीके से। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये आपको होगा कि हमारे यहाँ टैक्स रेट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी काफ़ी हाई हैं। देखें ना, आपने ये बात की थी, ज़ियाद ने शायद बात की थी कि इंडस्ट्री पे जो है इतना टैक्स है, तो आज अगर हम जो है कॉर्पोरेट टैक्स है 29%, सुपर टैक्स 10%, फिर डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड टैक्स पर सुपर टैक्स लगाएं तो हम 60% तक जो है वो पहुंच जाते। फिर रियल इस्टेट की जो है वो हम बात करते हैं तो रियल इस्टेट के दो हिस्से हैं, एक तो प्लॉट इन्वेस्टमेंट है और एक रियल इस्टेट डेवलपमेंट है। तो अगर इसको दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे तो जो रियल इस्टेट डेवलपमेंट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से ज़्यादा टैक्स दे रही है, उसके टैक्स रेट जो है उससे ज़्यादा है। जहाँ ट्रेडर्स के ऊपर है वो टैक्स है लेकिन उसका रिकवरी का इशू है। तो मतलब ये है कि ये बहुत क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल जो है वो ये हुआ कि हमें एडिशनल रेवेन्यू चाहिए, सारे का सारा उन्होंने जो है वो लोड कर दिया सुपर टैक्स वगैरह लगा के, जो लोग पहले से ही जो है वो टैक्स दे रहे थे, तो उसकी क्लियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिर लीकेजेस की बात हुई, शायद जफर साहब ने लीकेजेस की बात, आसान सी बातें सामने, ये फटाफाटा जो है, फटाफाटा 100 अरब रुपये का जो है वो टैक्स वहाँ जो है वो टैक्स एवेजन हो रहा है। मतलब ये है कि वो उसके नाम से लेते हैं लेकिन सारा पाकिस्तानी मार्केट में माल जो है वो बेच रहे। सिर्फ स्टील में हमारा एक जो है फ्लैट स्टील है 20 अरब रुपए का जो है वहाँ लीकेज है। तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है पॉलिटिशियंस को कि जो उसको जो है वो ठीक करे। इसी तरह म्यूचुअल फंड में जो मनी मार्केट फंड इतना फ्लरिश कर रहे हैं वो टैक्स आर्बिट्राज है, उसके अंदर टैक्स आर्बिट्राज है कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है डायरेक्ट करेंगे तो आपको 29% है और अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए करें तो 15% टैक्स है। तो ये जो 14% का है ये नज़र नहीं आ रहा है इसको कि जो है इसको हम किस तरीके से जो है प्लग करें। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। फिर ये ट्रेडर्स की बात होती है तो ट्रेडर्स जो है उनका GDP में जो है वो शेयर है 18% और उनका टैक्स है सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन। तो वो भी इन्फोर्समेंट का मामला है ना, उसमें रिकवरी का जो है वो मामला है। तो वो चीज़ों की ज़रूरत है। होता ये है कि अगर हम ये बात करते हैं तो उसमें और टैक्स जो है लो, बल्कि मैंने तो अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे उनको मैंने कहा आप
जो अगर चाहते हैं पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की तरफ देखें पाकिस्तान में 3 बड़ी नेगेटिव चीज़ हैं। एक एनर्जी कॉस्ट जो है वो रीजन से बहुत ज़्यादा है, नंबर 2 हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो रीजन से बहुत ज़्यादा है, और हमारा टैक्स रेट जो है रीजन से बहुत ज़्यादा। तो अगर ये 3 चीज़ें होंगी ज़्यादा तो क्यों कोई इन्वेस्टर पागल हुआ है जो यहाँ आएगा और वो कंपेयर करेगा। तो इवन लोकल इन्वेस्टर्स भी जो है नई इन्वेस्टमेंट नहीं इसको ठीक। तो मैंने ये कहा कि आप इसको जो है सुपर टैक्स को कम से कम 5% कम करें। 450 बिलियन रुपीस जो है उससे कलेक्ट होते हैं सुपर टैक्स में, आप आधे जो है वो गिव अप कीजिए, एक्टिविटी बढ़ेगी। फिर दूसरा, टैक्स रेट से रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है एक्टिविटी बढ़ाने से बढ़ता है। तो एक्टिविटी आप बढ़ाएं, कॉम्पिटिटिव करें बिजनेसेस को, ताकि ज़्यादा अभी आजकल जो हाई इंटरेस्ट रेट में शाहजेब भाई ये हमारा सीमेंट जो 30% हमारा कैपेसिटी का नहीं बिकता है यहाँ। और इधर जो है पिछले दिनों जो है वो जो कंसेशनल जो है वो टैक्स स्कीम आई थी, तो उन्होंने क्या उसको सीमेंट में जो है वो एक्सपेंशन के लिए फर्दर जो है वो जो है ये लोन दे दिया गया था 2-3% पे। तो अब खाली आके यहाँ लग के वो मशीन जो है लोहे खाली यहाँ पड़े हुए। टर्फ की बात कर रहे हैं जी? हाँ, टर्फ की मैं बात कर रहा हूँ। टर्फ के अंदर जाहिर ये तनकीद होती है कि टर्फ में ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको पोजीशन किया जा सकता था कि आप टेक्सटाइल में भी स्पिनिंग को ना देते, मजबूर करते हैं कि वैल्यू एडेड की तरफ जाए, जिसकी बात मैं जाहिर है उस बात करना चाहिए टर्फ में आपको ओनली फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, दैट्स इट। और एक्सपोर्ट में भी वैल्यू एडेड की तरफ जी, वो किनारे के ऊपर देखें। फिलहाल तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। अब वो बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है, आई गेस वो आपने शायद करंट अकाउंट में बात किया हुआ, तो उस पे हम बात करेंगे। मैं सवाल ही दोबारा फ्रेज कर देता हूं। एक तो टू द पॉइंट किस तरह रेट अपनी स्टैब्लिश करें। कुछ बातें आरिफ हबीब साहब ने की हैं, आप उससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, मगर साथ ही क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैं। जो आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं कि जी हमारे जो टैरिफ्स हैं वो खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं, टैक्स जो है वो इंडस्ट्री पर ज़्यादा लग रहा है, वो इसलिए कि फिस्कल डेफिसिट को हम फिल करने के लिए जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स भी हमारा इसलिए ज़्यादा है कि माजी में फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, जिसकी वजह से आज हम इसको किसी भी तरीके से हमने शरह सूद बढ़ाई हुई है। जो बिजनेसेस है पाकिस्तान के वो कंप्लेन करते हैं कि जी जो बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है कि वो आए और हमें कर्ज दें। अब 22-23% तो शायद उनके लिए वायबल भी नहीं है, इसलिए 80% से भी ज़्यादा बैंक्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। मगर जब कम इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तब भी बैंक्स कोशिश नहीं करते, उनके लिए बड़ा आसान रास्ता है। एक तो सर एक तनकीद गवर्नमेंट पर है कि आप अपना फिस्कल डिसिप्लिन ठीक करें ताकि बैंक की डायरेक्शन प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो, बट बैंक्स के ऊपर भी है कि स्ट्रांग हो गए हैं मगर उनका फिर भी जो सिमत है वो नहीं है प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने में। जी, मेरे ख्याल से ये जो तनकीद है ये कोई अनफाउंडेड नहीं है, ये बिल्कुल सही तनकीद है। एंड आई थिंक बैंकों को ज़्यादा करना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मगर बात ये कि बहुत सारी चीज़ें हम पे मुद्दा ऐसे डाल दिए जाते हैं जो शायद अनजस्टिफाइड नहीं। बैंक्स बहुत हद तक बहुत डिफरेंट तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स टैक्सेशन। हमारा जो टैक्स है वो हाईएस्ट है एज अ परसेंटेज इन द रीजन। किसी भी पूरे रीजन में ये टैक्स रेट नहीं है जो हमारा है, और पूरे पाकिस्तान में भी इस वक्त सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट ब्रैकेट जो है वो बैंकों का है। तो सो देयरफॉर ज़रूर तनकीद कीजिए, मगर एक और बात के जहन में रखिएगा कि अगर यही बैंक्स जो हैं कल को वो अपना जस्ट आर्ग्यूमेंट से अगर वो पुल कर लेते हैं प्लग और गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते तो फिस्कल डेफिसिट आप कहाँ से करेंगे फंड? 95% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट फंडेड बाय द बैंक्स। बट मैं बैंकों को डिफेंड करने के लिए मेरा ख्याल है शाहजेद साहब उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम रख लेंगे, क्योंकि अगर आज उस पर हम चल पड़े तो बड़ा मसला हो जाएगा। जो स्टेट की रिट है टैक्स मोबिलाइजेशन में जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं वो कैसे की जाए? अच्छा देखिए, एक तो मैं आरिफ भाई जो अभी बात कर रहे थे, मैं उस पर गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि तीनों जगह पे टैक्स लगा हुआ है। रियल एस्टेट पे भी टैक्स है, एग्रीकल्चर पे भी टैक्स है और रिटेल पे भी टैक्स है। ये तीनों सेक्टर मिला के 52% ऑफ द इकोनॉमी है। वी आर जस्ट नॉट कलेक्टिंग द टैक्स। कहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स का वो शेड्यूल जो है वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि रियल एस्टेट इज एग्जेम्प्ट? कहीं भी लिखा हुआ। आपको कौन रोक रहा है कलेक्ट करने से? आप जाएं कलेक्ट करें। दिस इज व्हेन आई सेड दिस इज व्हेन आई सेड कंप्लायंस अर्लियर, दिस इज व्हाट आई मेंट। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे, ऑल्दो इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट मैं क्योंकि उसका पर्सनली बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और क्योंकि सुहेल ने उसको छेड़ दिया है तो मैंने उसका फौरन मौका गनीमत जानते हुए मैंने सोचा मैं उसको भी जिक्र कर दूं। प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स और मिनिमम एसेट टैक्स, देखिए ये नीड ऑफ द आवर है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये हमें लगाने पड़ेंगे। अगर ये हम दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो 2% ऑफ द GDP में ऐड हो जाता है। एंड हाउ फार विल एस्केप फ्रॉम इट? अगर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लगा हुआ है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट आर्ग्यूमेंट कि जी वो
वहाँ डिलीवरी भी करते हैं, वो देते भी हैं. दैट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन, बट नेवरदलेस दिस इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी एंड हैज टू बी डन. जहाँ तक हमारे मामला है रिट की, आपने बात की, जब गवर्नमेंट को रिट अपनी इस्टेब्लिश करनी होती है तो वो इस्टेब्लिश कर लेती है. 2 एग्जांपल्स मैं और दूंगा जो आपने दी थी. एक, आप देखिए डॉलर में क्या हुआ है. जो डॉलर आज नीचे आया है वो इस्टेब्लिश किया आपने रिट, तो वो नीचे आया ना, ऑन द मनी चेंजर्स, ऑन द बॉर्डर्स, जिसकी वजह से वो नीचे आ गया. दूसरी एग्जांपल, आपको याद है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जब हुआ करती थी तो क्या होता था यहाँ पर, तो अब कहाँ हैं वो लोग. So when the government has decided that they have to do something, they will be able to do it. And frankly speaking, इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ मुझे ये लगता है कि there is a resolve in the entire society कि this is needed to be done. So therefore you are not seeing any headwinds as such जब आप मुश्किल डिसीजन लेने जा रहे हैं. मगर वॉलंटियर नहीं किया, जैसे ट्रेडर्स ने वॉलंटियर नहीं किया, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो इसलिए इन्फोर्स तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. आपको शायद आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि आगे से रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे पीआईए की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है तो उस तरीके के प्रोटेस्ट हमें नहीं नजर आ रहे हैं, उस तरीके का. और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर गवर्नमेंट करना चाहेगी ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा. अब गवर्नमेंट जेन्युइनली करना चाहेगी तो पीआईए में देख लें, आप डॉलर्स में देख लीजिए, आपके सामने सारी एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स आपने खुद कोट की. और मैं इस मामले में ना एक चीज आपसे जरूर यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा. उसकी वजह ये है कि ये बार बार ये बात आती है कि जी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो एरोड हो जाता है अगर आप इस तरह की डिसीजन लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी होती है. मैं और नासिर भी अभी ये बात कर रहे थे. देखिए एक क्लासिक एग्जाम्पल है ग्रीस की. ग्रीस ने 10 साल पहले एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन में था ग्रीस जहां आज हम खड़े हुए हैं. 10 साल के बाद दे आर नाउ द बिगेस्ट स्टार ऑफ रिवाइवल इन द वर्ल्ड. एंड वो जो गवर्नमेंट वहां पर थी वो 5 साल बाद फिर दोबारा इलेक्ट होकर आई है और फिर 10 साल बाद फिर दोबारा इलेक्ट हो गई है. तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने ये रियलाइज किया कि डिफिकल्ट डिसीजन लेना जरूरी थे और आप लेंगे तो हम उसको आपको सपोर्ट करेंगे और आपको रीइलेक्ट भी करेंगे. एंड आई थिंक हम पाकिस्तान में उसी जगह पे अब खड़े हुए हैं कि जहां हम इसका एक एडवांटेज ले सकते हैं. जिस तरह मैंने आम बात आप करें, अगर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म सोचना छोड़ें कि जी 2 हेडलाइन लगेंगी, अचानक प्रेशर आएगा, 2 प्रोटेस्ट होंगे, लॉन्ग टर्म अगर सोचेंगी तो मुश्किल डिसीजन का हुकूमत को भी फायदा ही होना है. exactly. के साथ जो पॉलिटिकल कैपिटल वाला मामला मैंने जानबूझ के इसीलिए वो ग्रीस की एग्जांपल कोट की जो टब्बा साहब फरमा रहे थे, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है. आई डोंट नो इफ अली हसनैन ने ये पूरा केस देखा नहीं देखा. ग्रीस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि किस तरह उन्होंने रिवाइवल किया डिफिकल्ट डिसीजन लेके. देन एक चीज मैं शायद साहब थोड़ा सा लंबा हो रहा है मगर मैं क्योंकि फिस्कल का मामला इतना इंपॉर्टेंट मामला है, सारे दूसरे मसले से जुड़े हुए हैं. लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म की इन्फ्लेशन, आपके इंटरेस्ट रेट्स, आपका करंट अकाउंट, सब इस मसले से जुड़ा. अब देखिए मामला क्या है. मामला ये है कि अब आप आ गए आईएमएफ के प्रोग्राम में, और अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में आ गए हैं तो फिर आपके लिए ग्रोथ लाना बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज आईएमएफ का प्रोग्राम स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम. तो फिर क्या किया जाए? जो सवाल है वो ये किया जाए कि जो आपके पास रिसोर्सेज आएंगे फिस्कल, चाहे आप अपनी इनकम बढ़ाएं या एक्सपेंसेस कम करें, आइदर वे जो आपके पास पैसे आएंगे वो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाने. और ह्यूमन डेवलपमेंट में आज हम 161st नंबर के ऊपर है आउट ऑफ 191 कंट्रीज. लीस्ट डेवलपमेंट में हम फॉल करते हैं. इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत अच्छे नहीं है मगर हमसे बहुत बेहतर है और लीस्ट डेवलपमेंट नहीं आते हमारी. तो अगर हम उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आप स्किलिंग वाली बात जो आसिफ कर रहे थे, चाहे वो ज़ियाद बात कर रहे थे, जो हमने अपने लोगों को ट्रेन करना है, एजुकेशन को आगे लेके चलना है, हेल्थ को बेहतर करना है. पाकिस्तान इज द वर्स्ट ऑन द डायबिटीज लेवल 30.8%. वर्ल्ड एवरेज इज 9.8%. और ये तेजी से पहुंचा, तेजी से ये नंबर डायबिटीज में पाकिस्तान. एक मैं और आप अगर मुझे इजाजत दे दे, मैं सिर्फ एक आखिरी बात, सॉरी मैं थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ. बात ये है कि हम थोड़ा सा ना इंडिया से जरूरत से ज्यादा ऑब्सेस्ड है. आई एम वेरी सॉरी. और ये डिजिटाइजेशन की बात मेरे कॉलीग्स ने सब ने की. देखिए बात ये है कि इंडिया का जो आज करेंसी इन सर्कुलेशन है वो 11% है. हमारा कितना है? 11%. तो वो ये जो पूरी डिजिटाइजेशन की बात होती है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट उसमें उन लोगों को अंदर लाना जो है वो डिजिटाइजेशन पर से नहीं करेगी. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर. मगर इंडिया में जो डिजिटाइजेशन हुई है उससे फायदा हुआ है इकोनॉमी को. डॉक्यूमेंट करने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. अब बड़ी दुकान से लेकर ठेले तक में आपको उस डिजिटाइजेशन का इंपैक्ट नजर आता है. जो हमारे मैं तो आपसे नंबर शेयर कर रहा हूँ शाहजेब
11% रंटीन सर्कुलेशन है, 45% इनफॉर्मल मार्केट है, पाकिस्तान 35%, पाकिस्तान करेंसी सर्कुलेशन 11%। जो उनकी फॉर्मल इकोनॉमी है उन्होंने उसमें बड़ा बेहतरीन काम किया डिजिटाइजेशन का। मैं जो पॉइंट यहाँ लाना चाह रहा हूँ वो ये, और ये आपके फिस्कल से रिलेटेड है इसलिए मैंने जान के हाईलाइट किया, टेक्नोलॉजी आप जरूर लेके आइए मगर टेक्नोलॉजी पर से विल नॉट मेक श्योर कि आपके जो है ना कलेक्शंस बेहतर हो जाएंगी। जैसे मेरा ख्याल है हमारे जो इस साइड के पैनलिस्ट हैं उनके लिए बहुत सारे सवाल जमा हो रहे हैं, बट आप मोहम्मद नासिर सलीम साहब आप ऐड करना चाह रहे थे अपना वर्ड। तो दो तीन चीज़ें हैं आई थिंक जो पॉइंट्स जफर साहब ने रेस किए हैं दे स्पॉट ऑन, बट ग्रीस का अगर आप वो केस स्टडी देखें तो देयर वाज ह्यूज रेजिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेशन। Unemployment rates, I forget, but they were maybe like at one stage 2/3 of the population was unemployed. So हमें as the 5th most populous country, I think Greece से सीखना चाहिए, maybe इतना radically, इतना suddenly नहीं करना चाहिए, but if we do not take this opportunity now, we will be forced to do it, because वहाँ पे IMF and everybody said, if you are not going to do this, We don't care what happens. अभी तक भी IMF को गालियां बड़ी पड़ती हैं हमारे मुल्क में, मगर जो थोड़े बहुत रिफॉर्म हुए वो IMF के प्रेशर में ही हुए हैं। लेकिन हमने फोर्स के तहत ही किया है जो भी किया है। एक तो हमें शाज़ेब माइंडसेट चेंज करना है, ये IMF के प्रोग्राम्स नहीं है। अगर आप हमारे रिपोर्ट्स देखें, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की भी ज़ायद सीन दोज रिपोर्ट्स, 2020 की मैं रिपोर्ट देख रहा था, देयर वेरी वेरी कॉमन थिंग्स। इसको पाकिस्तान का एजेंडा जब तक हम लोग as panelists, as politicians, as any citizen, if we do not understand कि this is a Pakistan agenda, तो हम लोग हमेशा फेल करेंगे। तो I think एक तो ओनरशिप की बात है। दूसरा थोड़ा सा जफ़र साहब से मैं डिसएग्री करता हूँ कि जो कैप्चर ऑफ डेटा है इस वक्त डिजिटल इज़ द ईजीएस्ट वे। अब वहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन भी हो रही है, QR की भी हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो थोड़ा सा हट के देर आर सर्टन थिंग्स जो कि हम कहेंगे कि जी डिजिटल पाकिस्तान इज़ मीडियम टर्म, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट कैन बी डन स्ट्रेट अवे। तो अगर आप GCC का एग्जांपल दें, वहाँ पे कोई भी, और वहाँ पे एक्सपेट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, नोबडी कैन बी पेड कैश बाय लॉ, देयर हैज़ टू बी अ वॉलेट। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में अब बहुत सारे वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं जो कि आप 5 मिनट के अंदर अपनी वॉलेट खोल सकते हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में इवन इन रेस्टोरेंट्स कहीं भी आप जाए वो कैश नहीं लेते, वो कहते हैं आप कार्ड से पे करते हैं, कैश नहीं है। हमारे पास है HPL में और बैंकों के पास है। तो द मार्केट इज़ राइट देयर। बैंक अकाउंट्स जो हैं अब हम डिजिटली भी ओपन कर सकते हैं, आसान अकाउंट बड़ी आसानी से ओपन हो सकता है। सो जितनी अब आपका रास्त की बैकबोन बन गई है, जो पेमेंट्स जो हैं वो स्ट्रेट थ्रू हो सकती हैं, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स है। अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं और मैंडेट कर देते हैं कि जी अबव अ सर्टेन अमाउंट दीज ट्रांजैक्शंस हैव टू बी डन थ्रू दीज मैकेनिज्म्स, आपके पास डेटा कैप्चर हो जाएगा। डेटा कैप्चर पे AI ये फास्ट ट्रैक कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी होता तो हमारे पास ट्रेडिशनल CRMs हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस हैं। सो दिस इज़ समथिंग टू हेल्प विद द रेवेन्यू साइड ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। सेकेंडली आपका सवाल था शाज़ेब कि इन सब को हम मैप कैसे करेंगे। उसके अंदर there are alternate ways that we can look at how we map them. It's just a matter of using the right mechanism. So for example, जो भी SME है वो कहीं से ख़रीदता है और वो एक बड़ा, अगर वो S है तो वो M हो सकता है या वो कमर्शियल हो सकता है, whatever। अगर उधर सप्लाई चेन से मैंडेट आ जाता है कि ऑल ऑफ दीज विल बी डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस, आपकी वो भी ऑटोमेटिकली डेटाबेस में आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ वेयर थिंग्स आर, एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, सेक्टर बाय सेक्टर, पिक द सप्लाई चेन्स एंड कैप्चर इट। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो बेसिकली जो है कंप्लायंस के लिए यूज़ होता है बैंक्स में, तो ये जितने आपके FATF और बाकी चीज़ें, ये जो रूल्स आते हैं अराउंड KYC एंड अदर्स, द बेसिक रूल फॉर बैंक्स इज़ फॉलो द मनी। अगर आपने एंटी टेररिज्म पकड़नी है, अगर आपने कुछ और करना है, मनी ट्रेल होएगी, यू आर एबल टू गेट टू व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वेयर इट्स गोइंग। सो अगर कुछ हमें इमीडिएटली चीज़ें करनी है, आई वुड सजेस्ट
आसिफ साहब ने भी ये रेज किया था कि देयर हैज टू बी, एंड आई एग्री विद जफर, just digital Pakistan alone without the will is neither here nor there, and alone without other measures is not effective. डेटा है, जफर मसूद साहब ने कहा कि अगर रियासत ने फैसला कर लिया कि रिटेल से उसने टैक्स लेना है तो फिर ले लेगी। जैसे रियासत ने फैसला कर लिया पीआईए प्राइवेटाइज करना है तो हेडलाइंस अब नहीं है कि जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हेडलाइन यही है कि प्राइवेटाइज हो रहा है, किस तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, क्या प्लान होगा प्राइवेटाइजेशन का। तो वाकई अगर बिल है तो चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, उससे टैक्स जमा हो सकता है। इट्स नॉट अ सिंपल आंसर, ईजी नहीं है। ये जो कह रहे हैं डेफिनेटली जो पीआईए का एग्जांपल इन्होंने दिया है 100% करेक्ट कि एक बार डिसीजन ले लिया है तो ले लिया है, बट पीआईए में वो जो प्रॉब्लम था दैट वाज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम कि वो एक इट इज वन थिंग, वन पर्सन कंट्रोलिंग द यूनियंस और व्हाटएवर, तो उनका प्रॉब्लम था। जब उनको कह दिया होएगा कि नहीं करें और जिन्होंने मैसेज पैगाम दे दिया होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम दिया होगा। क्या रिटेल भी एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, रिटेल इज फ्रैगमेंटेड ना, इट्स नॉट वन कंपनी, इट इज रिटेलर्स बहुत हैं, छोटे रिटेलर्स। उस पे मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि आप बजाय इसके कि एज अ होल उनसे डिस्कस करें, आप इंडिविजुअली डिस्कस करें, ज्वेलर से अलग करें, उससे अलग कोशिश करें, सबसे अलग। मनी चेंजर इज अ क्लासिक एग्जांपल, हर एक का इंटरेस्ट है मनी चेंजर में, कर दिया ना उसको सीधा कर दिया। तो माय पॉइंट इज ये देखें, मैं तो कहता हूँ व्हाट इफ दे गो ऑन स्ट्राइक, मैं कहता हूँ व्हाट, वो तो वैसे ही टैक्स नहीं दे रहे, 10 दिन बंद होंगे, 15 दिन, अगर वो 15 दिन बंद भी हो गए वो पूरा रेवेन्यू जाएगा टू द पीपल हु आर कनेक्टेड टू द नेट, तो उसमें तो गवर्नमेंट का फायदा ही है। इनको बंद होने दो 15 दिन, उसके बाद ये खुद भीगे मांगने आएंगे कि वापस खोल दो। तो मैं तो कहता हूँ स्ट्राइक करने दो, फायदा आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी आएगा, वो जाके उसी शॉप पे जाएंगे जो खुला हुआ है, जो खुला हुआ है वो तो टैक्स दे रहा है। तो ये तो फायदा है कि स्ट्राइक होके बंद हो और ये जाए तो जो लोग दे रहे हैं वही फ्लरिश होंगे। तो मैं तो कहता हूँ स्ट्राइक से तो आपको डरना ही नहीं चाहिए, इट्स अ पॉजिटिव। और गवर्नमेंट चाहे तो ये रिटेलर से को डॉक्यूमेंट भी कर सकती है, पॉइंट ऑफ सेल अगर चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐलान हुए थे कि जी पीओएस सिस्टम आएगा, हर एक के पास होगा, और इस तरीके से वो थोड़ी डिफरेंस और इंसेंटिव दे दे लोग को आने की, और वो भी कह दे कि हम वो आपका पिछला विच हंट नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि आपने पिछला कितने, लोग डरते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हमारे पिछले सब अकाउंट्स खुल जाएंगे, तो उनको वो दे देनी चाहिए एमनेस्टी टाइप स्कीम के, हम अच्छा आप अब दे दें, हम पीछे नहीं देखेंगे जो आपका था। तो लोग ये भी बहुत डरते हैं इससे। बड़ा आपने का मुश्किल जवाब है, जवाब तो आसान था। आप कह रहे गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, कर दे ट्रेडर्स को बंद, अगर वो 10 दिन करते हैं स्ट्राइक करने दें, फॉर्मल की तरफ लोग जाएंगे। द अदर थिंग इज ये जो हम कह रहे हैं कस्टम साइड भी है, इस पे बहुत आपकी मिस इनवॉइसिंग हो रही है, यू नो थिंग्स आर अंडर डिक्लेयर्ड, पूरा आते हैं आपकी चीजें दुबई आ जाते हैं, उसमें आपकी स्विच बिल ऑफ लेडिंग आ जाती है, जो आपके गुड्स होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। यहाँ चाइना का एक्सपोर्ट डेटा और हमारा इंपोर्ट डेटा जो हम चाइना से करें, दोनों में इतना बड़ा फर्क आता है, बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। मगर अभी तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी एग्रीमेंट्स की थी वो भी अब तक एक्सिक्यूट नहीं हुई है। चाइना ने भी अभी मना कर दिया है, गो स्लो कर दिया है, और यूएई ने तो मना ही कर दिया है, बिकॉज़ उनका तो पूरा कार्गो ही इस पे चलता है। अगर वो इस पे आ जाएंगे तो उसके यानी कि पूरा उनके कोऑपरेशन से नहीं, हमें अपनी इन्फोर्समेंट से ही मसला हल करना पड़ेगा अपने ही चीजों से। मगर हो सकता है, मगर ये करना पड़ेगा, और हमें ये करना पड़ेगा कि रूल्स चेंज कर देने पड़ेंगे कि जैसे हम कहते हैं ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग शुड बी इन द कंटेनर, इट कैन नॉट कम विद स्विच बिल ऑफ लेडिंग। तो जहां से ओरिजिनल कंटेनर आया है हमें वो इन्फॉर्मेशन शुड बी इन द कंटेनर, वी शुड नॉट अलाउ इट। थोड़े लीगल इश्यूज है बड़े छोटे से, बट इफ यू चेंज देम, जब ये जो लीगल इश्यूज हैं और जब हम बिट्स एंड पीसेस में देख रहे हैं तो, और हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक इन्फॉर्मेशन को, ऐसा लग रहा है कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट की विल हो तो गवर्नमेंट कर सकती है। तो ज़्यादा बशीर साहब रिटेल को से भी एसोसिएटेड, आप मैं दोबारा टेक्सटाइल से भी, इंडस्ट्री, आपको लगता है वाकई ये चाहे वो अंडर इनवॉइसिंग का मसला हो, चाहे वो स्मगलिंग का मसला हो, चाहे वो टैक्सेशन का मसला, गवर्नमेंट कर सकती है? अभी ये जो नादरा की बातें कर रहे थे, सो आई एम ऑन द कमेटी व्हिच वाज विद नादरा एंड एफबीआर, आई सिट ऑन द कमेटी, सो वी कलेक्टेड ऑल द डेटा, हमने पूरा डेटा उठा लिया, ओवर 20 डिफरेंट लाइफस्टाइल डेटा पॉइंट्स, ट्रैवल सबका उठा लिया, बैंक अकाउंट्स उठा लिए, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी अगर आर्म्स लाइसेंसेस हैं, आई मीन एवरीथिंग वी पिक्ड इट अप, डेटा भी चर्न कर दिया। मगर वही बात है, पॉलिटिकल डेटा है, डेटा पूरा आपने उठा के दिया, मगर उसके ऊपर एफबीआर ने कुछ नहीं किया, एनफोर्समेंट अभी कुछ नहीं की। अभी आई थिंक दे जस्ट स्टार्टेड सेंडिंग नोटिसेस आउट, तो हम लोग ने अभी आई थिंक दे हैव गिवन अराउंड डेटा एक एक चीज का है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसने क्या ट्रैवल किया, कि पूरा इनकम पड़ा हुआ है उनका, इनकम नहीं सॉरी वेल्थ बट आल्सो डीम्ड इनकम। और उनका बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एक एल्गोरिथम लगा दिया है कि लेट्स से कि पर्सन एक्स जो टैक्स दे रहा है, अगर उसके पास 2 प्रॉपर्टी है, 3 गाड़ी है, ये है सब कुछ, इतने फ्लाइट ट्रैवल पे जा रहा है, और एक बंदा जो वो सेम कर रहा है बट टैक्स नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर सेम लायबिलिटी होनी चाहिए। तो उसका एक पूरा एक कनेक्ट बन गया अभी। मैं जिस तरीके से पैनल इस